मैंने उधर देखा तो किम कार्बोट मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। इस वक्त वो ना तो बीमार नज़र आ रही थी और ना ही मुरझाई हुई। उसके चेहरे पर गजब की आभा व आत्मविश्वास टपक रहा था। मैं अंदाज़ा न लगा पाई कि उसने अपने पिता को मुझे कागज़ देते देखा है या नहीं। मुझे अपनी तरफ देखता देख उसने अपनी आंखें खिड़की से बाहर सरका ली। मैं बंद मुट्ठी लिए फ़ौरन पैसेजवे में भागी। मैंने वो कागज़ अपनी पैंटी की घाटी में ठूसा और केबिन की चाबी निकाल ली। इस दौरान विमान अपनी लड़खड़ाहट के साथ नीचे उतरना शुरू हो गया था। मैंने तत्काल केबिन लॉक खोला और दरवाज़ा दाईं तरफ सरकाया ही था कि तेज़ हवा ने मानो मुझे उड़ा ले जाना चाहा। इसी वजह से उड़ते प्लेन का संतुलन डगमगाया। मैं किसी तरह खुद को संभालती भीतर घुसी और दरवाज़ा मैंने अपनी पीठ पर बंद किया और बाकायदा भीतर से लॉक भी किया। सामने आपातकालीन निकासी विंडो खुली थी और विंड पूरे वेग से फड़फड़ करती केबिन की हर शय उड़ाई जा रही थी। बार शेल्फ की बोतलें, तकिए, प्याले हवा में उड़ते टकराते नजर आ रहे थे। माय गॉड, विलियम उड़ते प्लेन में से बाहर निकला, ये कैसे पॉसिबल है? इस बाहर भी निकला तो गया कहाँ? मैं खिड़की पर भागी। मैंने गर्दन बाहर फेंकी तो विलियम तकरीबन 10 गज दूर मुझे खिड़की के बाहरी पैनल से लटकता आगे बढ़ता नजर आया। उसके ग्लव्स युक्त हाथों में एस टाइप नामक 2 प्लास्टिक के हैवी ड्यूटी कुंडे थे। वैसे कुंडे जैसे दूध वाले अपने कैरियर में फंसाकर दूध के डोलू टांगते हैं। वो एसनुमा कुंडे का ऊपरी सिरा प्लेन की विंडो चैनल पर फंसाता था और निचला सिरा हाथ में जकड़े आगे बढ़ता जा रहा था। शायद कोई नेगेटिव पावर भी थी। ऐसा करने में उसे परेशानी हो रही थी, मगर वो जबड़े बीचे अपना संपूर्ण शरीर का वजन एक कुंडे पर डाल देता, जिस वजह से दूसरा कुंडा ढीला होता और वो ढीले कुंडे को अगली खिड़की के पैनल में फंसाता और फिर अपना सारा वजन उस कुंडे पर डालकर पहले वाला कुंडा खींच लेता। तात्पर्य है कि वो कुंडों पर लटक लटक कर अपने शरीर का वजन एक कंधे पर डाल आगे बढ़ रहा था। उसका इरादा इस तरह विमान की टेल तक पहुंचने का था। काश ये बहादुरी तुमने किसी अच्छे काम में जाया की होती। मन ही मन बुदबुदाते मैंने अपनी पिस्टल निकाली और बायां हाथ बढ़ाकर उसकी दिशा में तान दी। विलियम स्टॉप। थोड़ा सा चेहरा बाहर निकालकर मैंने चेतावनी दी, अदरवाइज आई विल किल यू। मैं जानती थी मेरी धमकी खोखली है क्योंकि पिस्टल खाली है। मैं उसकी 6 गोलियां चला चुकी थी। हे हाय। विलियम ने अपना वजन एक कंधे पर छोड़ दाएं हाथ की 2 उंगलियों विश के अंदाज में मुझे हिलाई। हेलो बेबी, हाउ आर यू? फिर उसने मेरी कुशल क्षेम पूछा। वहीं रुक जाओ वरना मैंने चेतावनी देतेगा। मैं अन्यमन उस जांबाज की जांबाजी पर हैरान थी जो उड़ते प्लेन के बाहर हवा में टहल सकता था। भाई वो एक कार रेसर था, रिस्क लेना उसकी आदत थी, उसको शौक था। तुम गोली नहीं चला सकती, यू नो। प्लेन के अंदर बेशक जितनी मर्जी फायरिंग करो, पर बाहर से की गई फायरिंग से उसमें आग लग सकती है। वो मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज करता पुणे आगे बढ़ने लगा। वो ठीक कह रहा था। मैं जानती थी कि जैसे ही 700 मील की रफ्तार पर उड़ते प्लेन की बॉडी से गोली टकराएगी वो आग पकड़ सकता है। यूं भी मेरी पिस्टल तो वैसे ही खाली थी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? मेरी तरफ पीठ किए आगे बढ़ता विलियम चहका। इसी दौरान जहाज़ की लड़खड़ाहट बढ़ गई थी। अब वो तेज़ी से उतरने की बजाय नीचे की तरफ गिरता महसूस हुआ। फ़ौरन विंडो बंद करो वरना क्रैश हो सकता है। कॉकपिट के रास्ते रहमान की आवाज़ आई। मैंने असहाय भाव से विलियम को देखा और खिड़की से गर्दन अंदर की। तब तक विलियम टेल विंग पकड़कर उचक रहा था। जाहिर था वो दाईं टेल विंग पर चढ़कर उसकी बाजू में बना कॉलर विंग खड़ा वाला पंखा पकड़कर खड़ा होना चाहता था। मैंने गहरी सांस छोड़ते डबल पैनल की उस खिड़की का फ्रेम युक्त शीशा उठाया। उसके चारों तरफ 4 बोल्ट से नज़र आ रहे थे जिनके सिरे प्लास्टिक की नॉब में जुड़े थे। उन्हीं बोल्टों से संबंधित चूड़ियों पर मुझे विंडो पर जुड़े पैनल में नज़र आई। मैं उन बोल्टों को थ्रेड्स में कसने बैठ गई। तात्पर्य है कि मैंने उससे वहाँ फिक्स कर दिया। 5 मिनट की अथक कोशिशों के बाद मैं विंडो पैनल के तमाम बोल्ट लगा पाई। मेरे दांतों तले भी पसीना आ गया। तत्प्रकाश में कॉलिंग स्विच व जाली की तरफ लपकी। हेलो कविता, क्या मुझे सुन रही हो? मैंने बिना किसी अंदाजा के पूछा। मैं कहाँ जानती थी कॉलिंग स्विच ऑन है या ऑफ। मैं विलियम के रूम वाले कॉलिंग स्विच की बात कर रही। मुझे कोई जवाब ना आया। मैंने एक बार पुनः पूछा और जवाब ना पाकर स्विच दबाया और फिर पूछा। यस मैडम, दिस इज़ कविता हेयर। कविता खरे की डरी आवाज़ आई। बाहर की क्या पोजीशन है? मैंने पूछा। नहीं मालूम, केबिन डोर बंद है और मैं तभी से यहाँ बैठी हूँ जब से आपने हुक्म दिया। इतना पता है कि कॉकपिट में गोलियां चली हैं, हमारे कुछ पायलट हलाक हुए हैं और फिलहाल यह उड़ान जैक पिंटो के रहमो करम पर अपने आखिरी सफ़र पर रवाना है। जाहिर है उसने
जानकारी कॉकपिट में से आती आवाज़ों से ली थी। फिर मैंने उसे विलियम की कारस्तानी बताई और फिर पूछा, तुम बता सकती हो कि प्लेन के लगेज कंपार्टमेंट में कैसे घुसा जा सकता है? मैं उड़ान में तो कंपार्टमेंट खोलना मुश्किल है, मगर प्लेन लैंडिंग के बाद उसे कॉकपिट्स में से खोला जा सकता है। आप चाहे तो दाएं टॉयलेट में शेपर व बूचर द्वारा बनाए रास्ते से कंपार्टमेंट में पहुंच सकती हैं। मगर फिर जैसे ही वो सोचने में पड़ी, टॉयलेट द्वार तो लॉक है, चाबी कहाँ है? मैं तेज़ी से कुछ सोचती बोली, शायद कैप्टन विनोद की जेब में। कविता, क्या तुम कैप्टन रहमान को ऐसा मैसेज दे सकती हो जो उसके सिर पर खड़े जैक पिंटो तक ना पहुंचे? वो, हाँ, वो तो जा ही सकता है। उनके कानों पर जो ईयरफोन है इस वक्त, उसमें दिया गया मैसेज जैक पिंटो तक नहीं पहुंच सकता, वो नहीं सुन पाएगा। राइट, मेरी आंखें चमकी। कविता, कैप्टन रहमान को कहो जैसे हमारा प्लेन हवाई पट्टी छुए तो लगेज कंपार्टमेंट का बैक डोर खोल दे। इससे तो सारा सामान हवाई पट्टी पर ही गिरता चला जाएगा, और यही मैं चाहती हूँ। बाय बाय। तत्पश्चात हमारा संबंध विच्छेद हुआ और मैं केबिन लॉक खोलकर बाहर निकली।